एक काले रंग का न्यू चमचमाती स्कॉर्पियो, जिसके अंदर तहसीलदार, पटवारी और गांव का एक साहूकार तीनों कहीं जा रहे हैं। तभी पीछे से दरोगा का गाड़ी आया और इनके स्कॉर्पियो के सामने आकर खड़ा हो गया। दरोगा जी इन तीनों से बोले कि आप लोगों को जिले में जो नया आईएएस ऑफिसर आया है, उसने आप तीनों को अपने ऑफिस में बुलाया है। आखिर कौन है ये नया आईएएस ऑफिसर और क्यों इन तीनों को बुलाया है, आइए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों, एक छोटे से गांव पवनपुर में एक किसान रहता था। गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ था और यहां के लोगों का जीवन खेती और पशुपालन पर निर्भर था। उसी गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था जिसका नाम रामलाल था। वह बहुत ही मेहनती और हिम्मत वाला था। गांव के लोग रामलाल की बहुत ही इज्जत किया करते थे, क्योंकि रामलाल गांव वालों के हर छोटी मोटी समस्या में गांव वालों की मदद किया करता। रामलाल के दो बेटे थे, एक का नाम अजय और दूसरे का नाम अजय था। अजय की उम्र 13 साल और विजय की उम्र 10 साल के करीब था। गांव के किसान रामलाल के पास 2 एकड़ खेत था, उसी में उसका गुजरा चल रहा था। उनका घर गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में था। परिवार गरीब था, लेकिन दिलों में प्रेम और एक दूसरे का साथ उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता था। अजय और विजय की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव पवनपुर में ही संपन्न हुआ। अजय बड़ा भाई था और बचपन से ही उसने अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी थीं। वह सुबह 5 बजे सोकर उठ जाता, हाथ मुंह धोने के बाद पढ़ाई करता, 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद पशुओं को चारा डालता और अपने पिताजी के काम में मदद करता। अजय का सपना था कि उसका परिवार खुशहाल हो और उसके परिवार वालों को किसी चीज की कमी न हो। दूसरी ओर विजय अपने बड़े भाई से बिल्कुल उल्टा था। वह स्वभाव से चंचल और नटखट था। दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती करना, पतंग उड़ाना और नदी के पास बैठकर लड़कियों को ताकना उसका पसंदीदा काम था। लेकिन विजय में एक खूबी थी, वह अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था। भले ही वह जिम्मेदारियों से दूर भागता, लेकिन अजय को परेशानी में देखकर तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता। समय बीतता गया, दोनों भाई बड़े हो गए। दोनों ने 12वीं क्लास में टॉप किया। रामलाल ने देखा कि उनके दोनों बेटों में पढ़ाई के प्रति बहुत ही लगन था। उसने सोचा कि क्यों ना दोनों बच्चों का एडमिशन शहर के कॉलेज में करा दूं। अगर इन दोनों की पढ़ाई में ऐसा ही लगाव रहा तो दोनों कोई छोटा मोटा नौकरी कर लेंगे और खेती बाड़ी के काम को मैं देख लूंगा। एक दिन रामलाल अपने दोनों बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम दोनों को शहर भेज रहा हूं। पढ़ाई करने के लिए तुम दोनों पढ़े लिखे हो, मेरे जैसे किसानी करके क्या करोगे? वैसे भी खेती किसानी में कोई फायदा भी नहीं है। अगर तुम लोगों की किस्मत अच्छी रही तो कोई सरकारी लग जाएगी और अपने जीवन में सेटल हो जाओगे। ये सुनते ही अजय थोड़ा भावुक हो गए, क्योंकि वह अपने गांव और अपने पिताजी को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। अजय बोला, पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यही अपने गांव में रहूंगा, खेती करूंगा और तीनों खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन विजय के दिमाग में कुछ दूसरा ही प्लान चल रहा था। विजय की इच्छा थी कि वह शहर जाए और वहीं पढ़ाई करे। नया कॉलेज, नई जगह, नए दोस्त और उन्हीं दोस्तों के साथ मौज मस्ती। लेकिन अजय ने शहर जाने से मना कर दिया। इसलिए विजय की दाल नहीं गली और वह चुप रहा। रामलाल भी अजय की बातें सुनकर चुप हो गया, क्योंकि रामलाल को पता है, कोई भी व्यक्ति भावुक होकर सही फैसला नहीं ले सकता। 3 से 4 दिन गुजरने के बाद रामलाल एक बार फिर अजय को पास में बुलाया और उसे प्यार से समझाया और कहा, देखो बेटा, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। खेती करने के लिए पढ़ने लिखने के बाद भी खेती किया जा सकता है, लेकिन खेती के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं किया जा सकता। तुम पढ़ाई लिखाई कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई नौकरी या काम धंधा नहीं मिलेगा। खेती बाड़ी कर लेना, आखिर तुम्हारा खेत जाएगा कहाँ? पिताजी ने जब ज्यादा जिद किया तो अजय को भी अपनी बातों से झुकना पड़ा और अजय ने शहर जाने के लिए हामी भर दी। उतने में विजय भी घूम कर आ गया। अजय ने कहा, विजय, क्या तू पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहेगा? विजय ने कहा, मैं तो कब से तैयार हूं। इस बात पर तीनों की हंसी निकल गई। अजय बोला, मुझे पता था तू यही जवाब देगा। दोनों भाई शहर जाने अपने अपने कपड़े को पैकिंग करने लगे, क्योंकि सुबह के 9 बजे एक ही बस रहता है शहर जाने के लिए, उसके बाद एक भी बस नहीं आता। इधर रामलाल ने अपना संदूक खोल के देखा, उसमें सिर्फ 30,000 पड़े थे और दोनों बच्चों के एडमिशन के लिए 50,000 रुपये की जरूरत थी। रामलाल सुबह जल्दी उठा
और गांव के ही एक सेठ के पास से 20,000 रुपये कर्ज लेकर घर आ गया। इस पैसे के बारे में उसने अपने बेटों को कुछ नहीं बताया। रामलाल ने सोचा कि कहीं बच्चों को पता चला कि पिताजी हमारे पढ़ाई के लिए कर्ज ले रहे हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए उसने इस पैसे के बारे में बच्चों से कुछ नहीं कहा। सुबह बस आने के पहले रामलाल अजय को 50,000 रुपये दिया और कहा, बच्चों, दिल लगाकर पढ़ाई करना और घर और खेतीबाड़ी की फिक्र बिल्कुल मत करना। खेतीबाड़ी को मैं अच्छे से संभाल लूंगा और हाँ, पैसे की जरूरत पड़े तो बताना, मैं पैसे भेज दूंगा। दोनों बेटों ने ठीक है पिताजी कहकर बस में बैठे और निकल गए शहर के लिए। शहर में पहुंचने के बाद दोनों भाइयों ने पहले एक किराया घर खरीदा। दूसरे दिन कॉलेज गए। एडमिशन लेने के बाद दोनों किराए के रूम गए और पढ़ाई शुरू की। ऐसे तैसे 6 महीने गुजर गए। अजय पढ़ाई में तो पहले से अच्छा था ही। विजय ही थोड़ा कमजोर था क्योंकि वह चंचल स्वभाव का था। नए नए दोस्त मिले थे तो थोड़ा मस्ती कर लिया करता था। एक सेमेस्टर बीत चुका था। दोनों भाइयों को पैसे की और जरूरत थी। उन लोगों ने पिताजी को फोन किया। पिताजी फिर से साहूकार के पास गए। इस बार रामलाल साहूकार से 70,000 रुपये मांग लाया। 50,000 बच्चों की फीस और 20,000 खेतीबाड़ी और अपने खर्चे के लिए 50,000 बच्चों को भेजने के बाद 20 रुपये खेती में लगा चुका था। रामलाल ने सोचा था कि फसल अच्छा होगा तो साहूकार का मूल और ब्याज चुकाकर फिर से उधार लेकर बच्चों को भेज दूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि विधि के विधान को कोई नहीं जानता। इस साल गांव में भारी सूखा पड़ा। खेतीबाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और खाने पीने की किल्लत होने लगी। रामलाल को घर का खर्च चलाने में बहुत समस्या आने लगी। उधर बच्चे बार पैसे की डिमांड कर रहे थे। रामलाल फिर साहूकार के पास गया। इस बार रामलाल 2 लाख का कर्ज लिया। साहूकार हंसते हुए रामलाल को पैसे देता रहा। रामलाल ने साहूकार से पूछा कि मालिक, आप हंस क्यों रहे हैं? साहूकार कुछ नहीं, रामलाल कहकर बात को टाल देता है। रामलाल अपने बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देना चाहता था। इसलिए वह साहूकार से ज्यादा बात नहीं की और अपने घर आ गया। एक दिन रामलाल अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी साहूकार का एक आदमी आया और कहा, रामलाल, तुमको मालिक ने आज शाम को मिलने के लिए अपने घर बुलाया है। रामलाल को कुछ समझ नहीं आया। वह ठीक है कहकर शाम होते ही साहूकार के घर गया। साहूकार पहले रामलाल को चाय पानी पिलाया। फिर रामलाल ने कहा, मालिक, आपने मुझे बुलाया है, क्या बात है? साहूकार को पता होता है कि गांव में इस साल भारी सूखा पड़ा। गांव वालों की फसल नहीं हुआ है। फिर भी साहूकार बोला, रामलाल, मुर और ब्याज मिलाकर तुम्हारा कर्ज पूरे 5 लाख रुपए हो गए हैं और मुझे शहर में जमीन लेना है, इसलिए पैसे की सख्त जरूरत आन पड़ा है। मुझसे लिया हुआ पैसा कब चुका रहे हो? रामलाल बोला, मालिक, मैं इस वर्ष पैसे नहीं चुका पाऊंगा। मुझे 6 महीने का समय दे, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करके आपको पैसे को दे दूंगा। साहूकार कहा, ठीक है। रामलाल अपने घर चला जाता है। 6 महीने गुजर जाने के बाद साहूकार रामलाल के घर पहुंच गया। साहूकार के हाथ में एक स्टैंप पेपर, 7 तहसीलदार और पटवारी भी साथ में गया थे। साहूकार ने बोला, रामलाल, मुझे मेरा पैसा दो, नहीं तो अपना खेत मेरे नाम करो। इतना सुनते ही रामलाल के पसीने छूट गए। तभी साहूकार बोला और कहा, रामलाल, मैं बेवकूफ नहीं। गांव में अकाल पड़ने के बावजूद मैं तुमको कर्ज देता है। मेरी नजर कब से तुम्हारे खेतों पर था, क्योंकि तुम्हारा खेत इस गांव और शहर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल लगा हुआ है। अगर मैं उसे बेच दूं तो तुम्हारा खेत करोड़ों रुपये में बिकेगा। तभी रामलाल समझ जाता है कि उस दिन पैसे देते वक्त साहूकार क्यों हंस रहा था। साहूकार, पटवारी, तहसीलदार तीनों ने मिलकर रामलाल पे बहुत दबाव डाला। फिर भी रामलाल उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ। अंत में जब साहूकार की बात नहीं बना, तब उसने एक ऐसा शब्द बोला कि रामलाल की आंखें फटी के फटी रह गई। साहूकार ने कहा, तेरे 2 बेटे अजय और विजय बाहर शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। उन दोनों को झूठा केस में फंसाकर जेल के अंदर करा दूंगा। उसके बाद तुम्हारे दोनों बेटे को कोई भी नौकरी नहीं मिलेगा। उनक डिग्री धरी के धरी रह जाएगा और रद्दी हो जाएगा। इतना सुनते ही रामलाल उस स्टैंप पेपर में अपना अंगूठा लगा देता है, क्योंकि वह अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहता था। रामलाल अजय और विजय को इस बारे में बताने की बहुत कोशिश किया, लेकिन बता नहीं पाया। वह सोच रहा होता है कि मैं ही अपने बेटों को शहर भेजा हूं। उन लोगों के जाने की इच्छा नहीं था, फिर भी जिद करके भेज दिया हूं।
अगर उन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? बोलेंगे कि पिताजी, आपने हमें बर्बाद करके रख दिया, मेरे बेटों के भीख मांगने की नौबत आ आएगा। यही सोच सोचकर रामलाल की तबीयत खराब हो गया। एक रात रामलाल खाना खाकर अपने मेन दरवाजा को बंद किया और सोने चला गया। पड़ीडी होशियों ने देखा कि रामलाल की घर के दरवाजे गांव में सबसे पहले खुलते हैं। आज रामलाल जी को क्या हुआ? 10 बज चुके हैं, दरवाजा बंद है। ग्रामीणों ने बाहर से आवाज लगाया, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी एक व्यक्ति पीछे के दरवाजे से घर के अंदर गया। वह व्यक्ति आवाज लगाते लगाए रामलाल के शयन रूम की तरफ गया। उसने देखा कि रामलाल की प्राण निकल चुके हैं। ग्रामीणों ने अजय विजय तक यह सूचना पहुंचाया कि उसने पिताजी नहीं रहे। उन लोग शाम की बस पकड़कर सुबह घर पहुंच गए, अपने पिताजी का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रामलाल जी की मौत दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ। दोनों भाई पिताजी का अंतिम संस्कार किए। एक दिन पड़ोसी ने अजय को बताया कि साहूकार, पटवारी और तहसीलदार तुम लोगों के घर आए थे। तब से रामलाल जी बड़ा ही परेशान रहा करते थे। उसके बाद अजय साहूकार के पास गया। उसे प्रणाम करने के बाद कहा कि मालिक, आप हमारे घर गए थे, पिताजी ने आपसे कुछ कहा है क्या? साहूकार ने कहा कि कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम लोगों की पढ़ाई के लिए कर्जे ले रखे थे, उस पैसे को मांगने के लिए गया था। तुम्हारे पिता पैसे नहीं दे पाए तो अपने नाम की जमीन मेरे नाम कर गया। अजय ने कहा, ठीक है मालिक, मेरे पिता ने आपसे कर्जे ले रखे थे, आप कर्ज के वसूली के लिए अकेले जाते, आप सीधा पटवारी और तहसीलदार को साथ लेके गए थे। अगर मेरे पिताजी अपने मन से अपने नाम की जमीन आपके नाम करते तो तहसील ऑफिस में जाकर करते ना, कि मेरे घर आकर। मतलब सीधा है, आप लोगों ने मेरे पिताजी को डरा धमकाकर जबरदस्ती उसकी जमीन हड़पी है। यह सुनते ही साहूकार गुस्से में आ गया और कहा, हां, हम तीनों ने मिलकर ऐसा किया है, क्योंकि तुम लोगों की ओ रोड के पास की जमीन करोड़ों की कीमत की है। अजय वहीं पर फुट फुट कर रोने लगा। अजय वहीं पर फुट फुट कर रोने लगा और कहा कि काश मैं उस दिन पिताजी के साथ होता तो ऐसा नहीं होता, और वहां से अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अजय ने सारी बात अपने छोटे भाई को बताया। दोनों भाई ने बहुत रोया। उसके बाद अजय ने खुद को संभालते हुए विजय से कहा, चल भाई, इस साहूकार की शिकायत कलेक्टर ऑफिस में जाकर करते हैं। दोनों भाई कलेक्टर ऑफिस गए। वहां जाकर लिखित में शिकायत की, लेकिन साहूकार की राजनीतिक पकड़ इतना मजबूत था कि जिले के कलेक्टर भी साहूकार का बाल भी बाका नहीं कर पाया। दोनों भाई थक हार कर घर आ गए। उसके बाद विजय ने कहा, भैया, इस साहूकार को हम ऐसे ही सबक नहीं सिखा सकते, इसके लिए हमें शहर जाना पड़ेगा। अजय कहा, क्या कह रहा है विजय? तुमको पता भी है हम पिताजी के हत्यारे को ऐसे ही छोड़ के शहर चले जाए? विजय बोला, यहां रहकर साहूकार का कुछ नहीं कर सकते भैया, लेकिन वहां रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अजय ने विजय की बात मानी और फिर से शहर चले गए। इस बार दोनों भाइयों ने 8 घंटे एक पेट्रोल पंप में काम करते, बाकी के 8 आईएएस की तैयारी करते। उन लोगों को समझ में आ गया था कि बिना पावर के वह साहूकार का कुछ भी नहीं कर सकते। लगातार प्रयास के चलते दोनों भाई ने पहले ही प्रयास में पीएससी जैसे कठिन परीक्षा को एक ही बार में पास कर लिया। छोटा भाई विजय आईएएस और बड़ा भाई अजय तहसीलदार बने, और उन दोनों ने उसी जिले को चुना जिस जिले में उनके गांव पवनपुर आता है। दोनों ने कसम खाया कि अपने पिताजी के गुनाहगार को बिना सलाखों के पीछे डाले वह इस कलेक्टर और तहसीलदार की कुर्सी में नहीं बैठेगा। विजय ने अपने भाई के केस के आवेदन को फिर से रिओपेन कराया। साहूकार ने अपने पावर का बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन उसका पावर धरी की धरी रह गई। दोनों भाइयों ने मिलकर करप्ट तहसीलदार और पटवारी को पकड़ धा। उन दोनों के बयान के आधार पर साहूकार की गिरफ्तारी हुआ। इस प्रकार रामलाल के दोनों बेटों ने अपने पिता के हथियारों को पकड़ धा और अपने पुश्तैनी जमीन को फिर से हासिल किया।